सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगा कल के टॉपिक में जो हमारा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन था, बेसिकली दैट वाज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर अलग अलग आता है, उसी को हमने कल डिराइव किया था रिलेशन। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिकैप करा दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब भी हमारा वेपर प्रेशर डिफाइन होता है उस केस में हमेशा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है। तो हमेशा याद रखिए वेपर प्रेशर तभी डिफाइन होगा जब इक्विलिब्रियम पहले से आ चुका होगा। मैंने लिया कोई एक लिक्विड थी एक्स और वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। ये डायरेक्शन मुझे बताएगा फॉरवर्ड के बारे में और ये बताएगा बैकवर्ड के बारे में। इसके लिए सबसे पहली चीज हमें लिखनी होती है डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एक्स इन गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्स इन लिक्विड। फिर हमें पता चलता है कि अगर मैं लिक्विड और गैस की वॉल्यूम की बात करूं तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं और वही गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल कम, ना के बराबर होते हैं। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो पार्टिकल्स तेज घूमेंगे, पार्टिकल्स तेज घूमेंगे तो उनके बीच स्पेस ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि गैस की वॉल्यूम जिस कंटेनर में आप रखते हैं उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, मतलब लगभग जीरो मान सकते हैं। जीरो होता नहीं है, हमने जीरो उसको मान लिया। अब अगर मैं इसको जीरो मान लूँ तो मुझे डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी वॉल्यूम ऑफ एक्स इन गैसियस फेज, क्योंकि ये वाला टर्म को मैंने क्या कर दिया है, जीरो। मैं इसको बनाता हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू NRT। अब क्योंकि ये आइडियल गैस इक्वेशन है तो यानी कि गैस के लिए लागू होता है, तो मैं अगर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस लिखूँ तो ये हो जाएगा NRT अपॉन P। अगर मैं 1 मोल के लिए लिखूँ सब कुछ फॉर 1 मोल तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ जाएगा, RT अपॉन P। अब मैं इसको यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। इक्वेशन नंबर 1 था हमारा डेल्टा V इज इक्वल टू Vx इन गैस स्टेट एंड दैट इज इक्वल टू RT अपॉन P। यहाँ तक देख लीजिए, पहले समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। उसके बाद हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन, सिंस dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। और मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम, अगर हम चीज़ों को इक्विलिब्रियम पर लिखें तो dg की वैल्यू चाहे dg हो चाहे डेल्टा g हो, उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो जीरो आती है। अगर मैं dg की वैल्यू जीरो डाल दूं तो ये हो जाएगा VdP माइनस SdT। इसको और सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा VdP इज इक्वल टू SdT। बेसिकली ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पहले से नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे पता करना है V की वैल्यू। अब पहली बात तो ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, रिएक्शन के लिए। तो मुझे पता है फॉर अ रिएक्शन, कोई अगर रिएक्शन है तो उसमें हम V को क्या लिखते हैं, डेल्टा V, और S को क्या लिखते हैं, डेल्टा S। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक रिएक्शन ले रहा हूँ A से B का, यानी कि A किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, B में। अब मैं कहूँ कि A पहले 2 लीटर था
और बाद में जो बी मिला मुझे वो 3 लीटर था। इट वाज 2 लीटर, इट इज़ 3 लीटर। तो आप बताइए रिएक्शन की वॉल्यूम कितनी होगी, 2 लीटर, 3 लीटर या फिर 1 लीटर? फिर सुने, रिएक्टेंट का वॉल्यूम था 2 लीटर, प्रोडक्ट का वॉल्यूम है 3 लीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रिएक्शन की वजह से कितना चेंज आया वॉल्यूम में, तो आप क्या बोलेंगे, 2 लीटर, 3 लीटर कि 1 लीटर? 1 लीटर। यानी कि हमेशा हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी बोलते हैं। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एस। हम वी और एस की जगह पे डेल्टा वी और डेल्टा एस यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वी को डेल्टा वी लिख दिया और एस को डेल्टा एस, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एस डी टी। अब मुझे पता है डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, आर टी अपॉन पी। यहाँ से हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू, अब डेल्टा एस की वैल्यू चाहिए, इसके लिए भी मुझे गिफ्ट फ्री एनर्जी इक्वेशन लगाना पड़ेगा, दूसरा वाला, वो मैं यहाँ लिखता हूँ। वो ये होता है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि डेल्टा जी 0 होता है इक्विलिब्रियम पर, तो डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस होगी और डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच अपॉन टी आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेल्टा एच अपॉन टी डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। तो वो रिलेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, वो क्या था, आर टी अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी डी टी। अब हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करते वक्त हम ध्यान रखते हैं जो भी वेरिएबल है वो एक तरफ हों। जैसे यहाँ p के रेस्पेक्ट में करना है तो p इधर रहेगा, यहाँ t के रेस्पेक्ट करना है तो t इधर आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। आर टी को मैंने इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर, और टी स्क्वायर को देखिए मैं लिख सकता हूँ टी के पावर -2 डी टी लिख सकते हैं। यस सर। अब मैं करूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। तो 1 अपॉन पी, पहले तो हमें लिमिट लिखना होगा, यहाँ पे लिमिट किसका रहेगा, पी का, और यहाँ लिमिट टी का। तो मैंने माना टेम्परेचर T1 पर प्रेशर कितना था, P1, T2 पे कितना हो जाएगा, P2। तो ये हो गया मेरा टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये प्रेशर है तो यहाँ हो जाएगा प्रेशर P1 और यहाँ हो जाएगा प्रेशर P2। अब जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन आता है ln p, और लिमिट लगानी पड़ेगी क्योंकि ये लिमिट दिया हुआ है। लिमिट क्या है, P1 से P2। फिर यहीं पे अगर मैं t के पावर -2, ये वाला हिस्सा वैसे कॉपी करेंगे डेल्टा एच अपॉन आर को, अगर मैं t के पावर -2 का इंटीग्रेशन लिखूं तो हो जाएगा t के पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्योंकि पावर बड़ा होता है। लिमिट T1 से T2, एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा ln P2 माइनस, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो ln P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर। ये देखिए -2 + 1 की वैल्यू -1 होती है, तो मैं उस माइनस को यहाँ लगा देता हूँ। अब ये हो जाएगा t के पावर -2 + 1, यानी कि मतलब t के पावर -1। लिमिट अभी मैंने लगाया नहीं है T1 से T2। ये लिखा है log m - log n, जिसका फॉर्मूला होता था log m अपॉन n। तो ये हो जाएगा ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, और ये t इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टी, लिमिट T1 से T2। तो ये हो जाएगा ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, एक बार अपर लिमिट यानी कि 1 अपॉन T2 माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि 1 अपॉन T1। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मुझे मिला था ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला माइनस जो है ना इसको मैं अंदर भेज देता हूँ ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर
जब मैं माइनस अंदर भेजूंगा तो ये -1/T2 हो जाएगा, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 1/T1। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, तो ln P2/P1 की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा H/R। पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज मुझे याद होती हैं वो लॉग बेस 10 में होती है, और ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग का मतलब बेस कितना होगा, ई होगा। तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, और मुझे बताया गया था कि नेचुरल लॉग की वैल्यू 2.303 टाइम्स लॉग बेस 10 के बराबर होता है। तो मैं इसको हटा के ये लिख सकता हूँ। तो देखिए एल को मैं हटा रहा हूँ और मैं यहाँ लिखूँगा 2.303 लॉग बेस 10 P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आप ये जो 2.303 है इसको राइट साइड में भेज दीजिए, तो हो जाएगा लॉग बेस 10 P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। यही है हमारा रिलेशन। दो अलग अलग प्रेशर पर, दो अलग अलग टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर भी अलग अलग आता है, और उसको रिलेशन यहाँ से निकाल लेते हैं हम। देखिए समझ में आया क्या? यस सर। एकदम क्लियर हो गया पूरा? हाँ, एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा। अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप उस सवाल को एक बार ट्राई करिए ना। मैं सवाल के लिए डेटा बोलता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू आपको दिया है 2.303 इंटू 831.4, ये डेल्टा एच दिया है। और देखिए, ठीक है, इसमें सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब पी का प्रेशर है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। डेल्टा एच जूल में यूज करेंगे हम लोग। आर की वैल्यू 3 होती है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है 8.314, ये यूज करते हैं जब एनर्जी वगैरह जूल में दिया होगा या प्रेशर पास्कल में दिया हो। अब ये अगला हमारा 0.0821, ये तब यूज करते हैं जब प्रेशर किस में दिया होगा, एटीएम में। और एक यूज करते हैं 2, ये तब यूज करते हैं जब एनर्जी वगैरह में किस में दिया होगा, कैलोरी में। कैलोरी वगैरह आपने कभी कभार अगर कुछ पैकेट के आप फूड आइटम्स खरीदते हैं ना, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि इतना कैलोरी इसमें मिलता है। ये आपका बायोलॉजी का एक टर्म है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ डेल्टा एच की वैल्यू। टेम्परेचर T1 मान लीजिए, कितना ले ले, सिंपल होगा, ठीक है, टेम्परेचर 273 होता है, ठीक है। आप एक मान लीजिए टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और T2 मान लीजिए 127 डिग्री सेल्सियस है। T1 मान लीजिए आपको दिया है अराउंड मान लीजिए 100 पास्कल, और आपसे पूछा P2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये डेटा अगर हमें सब दिया हुआ है और हमसे P2 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, एक बार फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला क्या था, लॉग बेस 10 P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H/2.303R 1/T1 माइनस 1/T2। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो मुझसे लग रहा है छूट गया, वो ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर के एसआई यूनिट क्या होती है, तो आंसर है केल्विन। और आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने आता होगा? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाना है तो हमेशा 273 को जोड़ देते हैं, और अगर केल्विन को सेल्सियस बनाना है तो माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूँ कि मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, बताइए इसके केल्विन में कितनी वैल्यू होगी?
100 डिग्री सेल्सियस है तो हाँ, इसमें केल्विन थ्री में कितना सेवेंटी होगा? थ्री हाँ, 373 हो जाएगा। आ गया समझ में? जो T1 की वैल्यू है वो केल्विन में रखेंगे ना। हाँ, T1 T2 दोनों की वैल्यू हमेशा केल्विन में लिखेंगे। चलिए, मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा पॉज लेके ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। लॉगरिदम सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो देखिए मेरे साथ हम डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा लॉग बेस 10, P2 हमें फाइंड आउट करना है, वैसे छोड़ दीजिए। P1 की वैल्यू कितना दिया है? 100 इज इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू दिया है ना 2.303। एक्चुअली यहाँ नहीं, उसको ना मैं पीछे कर लेता हूँ, रुक जाइए। ठीक है, अभी हो जाएगा। तो 2.303 इंटू 831.4 ये दिया है, अपॉन 2.303 आर। आर की वैल्यू होती है 8.314, फिर ब्रैकेट में 1/T1। T1 की वैल्यू कितना दिया है? 27। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें ऐड कर देंगे हाँ, 273। तो ये आ जाएगा 1/300। ठीक है, माइनस, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ये हो जाएगा माइनस 1/T2 की वैल्यू हो जाएगी 400। चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लॉग बेस 10 P2/100 इज इक्वल टू, देखिए ये और ये पूरा पार्ट कट जाएगा क्या? यस सर। आप इसको और इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 100। कर पाएंगे? यस सर। तो ये हो गया 100। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 300 और 400 का एलसीएम आ जाएगा 1200। इसको डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। देखिए ये 00 से 00 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी log 10 P2/100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/12। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 10 P2 माइनस log बेस 10 100 इज इक्वल टू 1/12। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे काम आएगा। ठीक है, चलिए आइए मैं यहाँ पे कॉपी करके देखिए, अब ये एक्स्ट्रा आ गया है ना, ये यहाँ नहीं होना था। चल देखिए, मैं लिखूंगा log बेस 10 P2 माइनस, अच्छा log 100 की वैल्यू तो मैंने याद ही नहीं की है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 नहीं, 10 का 10 है, स्क्वायर। 10 है। हाँ, देखिए मैं इसका क्या 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? 10 कोफिशिएंट हो जाएगा और 10 की 10 बेस और वो सेम है तो 1 हो जाएगा। नहीं नहीं, रुक जाइए, ये 100 है ना, तो मैं 100 को क्या लिख सकता हूँ? 10 into 1 हो जाएगा। हाँ, 2 into 1 हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो हो जाएगा log 10 P2 की वैल्यू माइनस 2 इंटू log 10 बेस 10, और इसकी वैल्यू 1 आती है, यस सर। तो ये पूरी वैल्यू तो हो जाएगी 1। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, log 10 P2 माइनस 21 हो जाएगा। यस सर। ये 21 हो जाएगा कि 2 हो जाएगा? हाँ, 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको log 10 P2 की वैल्यू -2 को इधर भेज दें, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 2। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगी log 10 P2 की वैल्यू 24 प्लस 1 25/12, यानी कि log 10 सॉरी log P2 है ना, बेस 10 है,
सो log P2 बेस 10 की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट, इसको चेक करिए कैलकुलेटर है आपके पास, चेक करिए कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 2.08 के आसपास आना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या? हाँ यस सर। कर पाएंगे? जब जो हाँ यस सर, जो प्रेशर है उसको पास्कल में ही लिखेंगे ना? हाँ, ये जो प्रेशर आएगा उसको बाद में हम किस में लिख देंगे, पास्कल में। जिसमें प्रेशर दिया होगा उसी में आंसर आएगा, अच्छा ठीक। क्योंकि दो प्रेशर होगा ना, एक प्रेशर वो दिया रहेगा, दूसरा पूछेगा आपसे, तो जिस यूनिट में प्रेशर दिया होगा उसी यूनिट में आपका आएगा भी आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक, आज भूलिएगा नहीं, आप इसको 2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा ना। ठीक है, अब मैं आगे एक और टॉपिक पढ़ाया था, मैं उसको भी थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि कल साउंड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी आपको। देखिए वो था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कि अंदर का इंटरनल प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी को उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कंटेनर है, मैंने इसके अंदर लिक्विड ले रखा है। अब अगर ये लिक्विड है तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या इकट्ठा होने लगेंगे, वेपर। फॉर एग्जांपल अब मैं देखा हूँ कि ये जो इक्विलिब्रियम आया था, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी कि इक्विलिब्रियम आने के बाद जितना मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उतना ही गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं हीट करता जाऊँगा यहाँ पर वेपर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं हीट करूँगा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा तो वेपर ढेर सारा होगा। अगर वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोले सही कह रहे हैं? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, सुनिएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या यहाँ पर वेपर का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। अगर वेपर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा। अब देखिए वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 मान लीजिए अंदर का प्रेशर था 0.25, ठीक है, और बाहर का प्रेशर है 1 atm। तो ये मैं लगातार हीट करते जा रहा हूँ, ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा। क्या एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब कि ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे? वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब हमेशा याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात? अब हमने सीखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2 तरीके का होता है। और बॉइलिंग पॉइंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, अनदर वन इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो उस केस में हमेशा जो बाहर का प्रेशर लेते हैं हम लोग, वो हम कितना लेते हैं, 1 बार। और अगर मैं नॉर्मल के लिए बात करूं तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लेते हैं हम, 1 atm। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का कितना होगा, तो हम बता सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट है मतलब वो बॉयल हो रहा होगा, और बॉयल कब हो रहा होगा, जब बाहर का प्रेशर 1 बार है। अगर बाहर का प्रेशर 1 बार है और ये बॉयल हो रहा है तो अंदर का प्रेशर भी कितना होगा, 1 बार। तो हमारा आंसर आएगा 1 बार। सिमिलरली अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट दिया है तो इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा, दोनों सेम। हाँ दोनों सेम होगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 1 atm आ जाएगा। बोलिए क्या बात समझ में आ गई हमें? अगली काम की चीज़ थी हमारी, ये बदलता कैसे है। अब देखिए इसमें 2 तरीके के प्रेशर हैं,
एक प्रेशर कंटेनर के अंदर है, ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड के ऊपर जो वेपर है उसका प्रेशर, जिसको मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर। और एक प्रेशर इस कंटेनर के बाहर है जिसको मैं बोलूँगा एक्सटर्नल प्रेशर। बोले बात समझ में आती है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने हीट किया, मान लीजिए अंदर का प्रेशर है 4 एटीएम और बाहर का प्रेशर है यहाँ पर लेट से 20 एटीएम। क्या मुझे इसको हीट करना पड़ेगा? Yes. दूसरा कंडीशन, सब कुछ सेम से मान लीजिए, अंदर का प्रेशर मैंने कहा है कि 10 एटीएम है और बाहर का प्रेशर यहाँ पर भी कितना है, 20 एटीएम। आप बताइए केस नंबर ए और केस नंबर बी। केस नंबर ए में बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब अंदर का वेपर प्रेशर कितना हो? अंदर का जब ए वाले में 20 हो। हाँ, और बताइए तो बी का बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब 20 जब बी के भी अंदर का 20 एटीएम प्रेशर होगा, क्योंकि बाहर भी 20 ही है। अब बताइए ए को 4 एटीएम से 20 एटीएम तक जाना है, बी को सिर्फ 10 एटीएम से 20 एटीएम तक जाना है, किसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा? पहले वाले को। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले वाले का वेपर प्रेशर बोले ज़्यादा है कि कम? वाले कम है। कम है, तो टेम्परेचर उसको कैसा चाहिए होता है? ज़्यादा। यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। बोले बात समझ में आती है? यानी कि मैं यहाँ से अगर समराइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज, अब देखिए वेपर प्रेशर के घटने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? इनवर्सली। तो मैं लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिसको आप इंटरनल वेपर प्रेशर भी बोल सकते हैं। बोले समझ में आया क्या? एक और केस है, उस केस में मैं ऐसे बस बना नहीं रहा हूँ, लिख देता हूँ। इसमें एक्सटर्नल प्रेशर है 10 एटीएम और इसमें एक्सटर्नल प्रेशर है 15 एटीएम। दोनों का वेपर प्रेशर मान लीजिए कितना है, इसका 6 एटीएम और इसका भी अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो भी कितना है, 6 एटीएम। आप बताइए दोनों की बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। आप बताइए किसमें, ये केस ए है, ये केस बी है, किसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी, ए में बी में? बी वाले में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी, क्योंकि ध्यान से देखिए तो यहाँ का जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है, 9 एटीएम का है और ये जो गैप है सिर्फ 4 एटीएम का है। अब आप बताइए अगर अंदर का वेपर प्रेशर सेम हो और बाहर का प्रेशर बढ़ रहा हो, यानी कि बाहर का अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा? इसके लिए देखिए बाहर का प्रेशर ज़्यादा है कम है? बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आई थी कम आई थी? बोलिए 6 से 15 बनाना है, यहाँ 6 से 10 बनाना है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आई थी, ए की बी की? बी की। क्या मैं कह सकता हूँ इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगी? यानी कि जैसे जैसे बाहर का प्रेशर बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? हाँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखिएगा ये एक्सटर्नल प्रेशर है, पीछे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वो वेपर प्रेशर था, वो अंदर का है, लिक्विड में अंदर है, कंटेनर के अंदर, और ये कंटेनर के बाहर का प्रेशर है। बोले बात समझ में आ गई? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातें कल की थी जो समराइज मैंने कर दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हमें पढ़ना है वो है वेपर प्रेशर के बारे में। आइए सबसे पहले हमारी हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है और हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे होंगे, सिर्फ
बाइनरी। स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही मैंने बता दिया था, हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2। एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। बोले समझ में आया। अब सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। अब जो हमारा सॉल्यूट है वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो वोलेटाइल होगा या तो नॉन वोलेटाइल होगा। बताइए वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ। जो लिक्विड है वो मतलब कन्वर्ट हो जाए। हाँ, जो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, यानी जिसका वेपर बनता है, सिंपल सा, जिसका वेपर बनता है वो वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा। उसी तरह जो हमारा सॉल्वेंट है, क्या सॉल्वेंट भी 2 टाइप का हो सकता है, तो आंसर है यस, वो वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ वोलेटाइल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, उसमें हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और मुझे क्या करना है, इनका वेपर प्रेशर निकालना है पूरे सॉल्यूशन का। तो आप बताइए, अगर मेरा सॉल्यूट वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो जो ऊपर का वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, सॉल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, या दोनों की वजह से। दोनों वोलेटाइल। हाँ, दोनों वोलेटाइल है। मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर, मतलब वो गैस में बनेगा ही नहीं, वेपर प्रेशर नहीं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो देखिए ये कंटेनर है, मैंने इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिए हैं, दोनों ही मैंने कहे वोलेटाइल हैं। तो यहाँ पर जो वेपर इकट्ठा होगा वो किसका होगा, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या दोनों का। आवाज आ रही है। किसका नहीं। हाँ मैं पूछ रहा था, यहाँ पे जो वेपर है वो किसका होगा, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, या दोनों का। दोनों का नहीं, किसी का नहीं होगा। नहीं, मैंने कहा दोनों वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल नहीं है, दोनों वोलेटाइल है, मतलब दोनों का वेपर बनता है। तो हाँ, तो दोनों का होगा। अगर मैं यहाँ का वेपर प्रेशर निकालूं तो क्या मुझे दोनों का प्रेशर जोड़ना पड़ेगा। हाँ, यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा P1 प्लस P2। P1 मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट के लिए, और P2 मैंने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के लिए। क्या ये बात समझ में आती है। हाँ, जैसे अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये जो हमारा सॉल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल है, ये जो सॉल्यूट है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट है वोलेटाइल। अब बताइए इस वेपर प्रेशर में किसका वेपर बनेगा, किसका नहीं बनेगा। सॉल्वेंट वोलेटाइल, सॉल्यूट का बनेगा। नहीं, सॉल्वेंट का बनेगा। सॉल्वेंट का वेपर बनेगा और सॉल्यूट का वेपर नहीं बनेगा। क्या बात कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको। हाँ, यस सर। ठीक है, तो जब भी हमें सॉल्यूशन का वेपर बोलेगा निकालने के लिए वेपर प्रेशर, तो मुझे देखना पड़ेगा अगर दोनों हमारे वोलेटाइल हैं तो दोनों का वेपर प्रेशर ऐड होगा, और अगर एक है तो बस उसी का निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है राउट्स लॉ। मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा जो लिखा हुआ नोट्स है। तो राउट्स लॉ कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ पर आपने एक लिक्विड ले लिया है, सॉल्वेंट है बस, अभी मैंने सॉल्यूट नहीं लिया, अभी मैंने क्या लिया, सिर्फ सॉल्वेंट, या फिर एक काम करिए सॉल्यूशन ही ले लेते डायरेक्ट। इसमें मैंने सॉल्यूट ले लिया और सॉल्वेंट भी ले लिया, ये हो गया हमारा सॉल्यूट। अब इसके हिसाब से राउट्स लॉ कहता है कि यहाँ पर जो वेपर इकट्ठा होगा, इस वेपर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द। अब मान लीजिए अगर मैं सॉल्यूट का वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट की वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से आएगा, या दोनों की वजह से आएगा। नॉन वोलेटाइल है या फिर वोलेटाइल। दोनों वोलेटाइल है, इस बार हमने दोनों वोलेटाइल लिया है। मैं सवाल देखिए फिर से सुना रहा हूँ, सवाल अलग है। पिछला सवाल जो मैं यहाँ पूछ रहा था वो मैं पूछा था टोटल वेपर प्रेशर, अभी मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट लिखना है
तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स लेंगे या टोटल पार्टिकल्स? सॉल्यूट का लेंगे। केवल सॉल्यूट का लेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बोलिए, बात समझ में आता है? उसके बाद हाँ, मोल फ्रैक्शन बताता है कि इसमें सॉल्यूट कितना ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा सॉल्यूट का। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, कम आएगा। यानी कि राउट्स लॉ के हिसाब से अगर आप किसी भी वोलेटाइल कंपोनेंट का आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हो तो उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बात इतनी समझ में आ गई आपको? सॉल्वेंट का निकलेगा तो हाँ, अगर आप सॉल्वेंट का निकालते हैं तो आप लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या समझ में आया? ठीक है, अगली चीज, क्या आपको पता है अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाऊं तो क्या मुझे एक कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ता है? हेलो? यस। हाँ, तो अगर मुझे वो कांस्टेंट डिफाइन करना है तो मैं उस कांस्टेंट को बोलूंगा पी नॉट। अब मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ। अब मान लीजिए मैं वेपर प्रेशर लिख रहा हूँ तो मैं वेपर प्रेशर को क्या लिखूंगा, पी। पी का मतलब प्रेशर होता है, लेकिन अभी हमारे लिए क्या है ये, वेपर प्रेशर। तो मैं लिखूंगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी होगा। मैं सिर्फ एक्स लिख के छोड़ देता हूँ, क्योंकि अगर सॉल्यूट के लिए पूछेगा तो 1 कर देंगे और सॉल्वेंट के लिए पूछेगा तो 2 कर देंगे। बात समझ में आ गई? हाँ। तो होता है, अगर मैं इसको इक्वल बनाऊंगा तो क्या मुझे यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट है पी नॉट। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स। हाँ बोलिए सर, आप कह रहे हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन को, यहाँ पे हाँ। प्रेशर की। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर एक वेपर प्रेशर था ना, तो यहाँ पे केवल प्रेशर लिखे हैं। हाँ, आप वेपर प्रेशर भी लिख सकते हो, वे वेपर प्रेशर को ही मैं पी लिख रहा हूँ। राउट्स लॉ डिफाइन करता है कि हाँ, मतलब राउट्स वेपर लॉ, हाँ राउट्स लॉ कहता है कि किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए यहाँ पर आपने सिर्फ एक लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें आपने सॉल्यूट वगैरह कुछ भी है आपने मिक्स कर दिया, तो यहाँ वेपर इकट्ठा होंगे। तो ये जो वेपर है ना, इस वेपर का जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेंगे, सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं तो सॉल्वेंट ले लेंगे। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब अमाउंट से है। अगर किसी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है यानी कि उसमें मोल्स ज़्यादा होंगे, मोल्स ज़्यादा होंगे तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, वेपर ज़्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। क्या है? फिर से सुनिए, फिर से मैं एक बार सारी चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ। अब मान लीजिए एक कंटेनर है, उसमें मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ज़्यादा हैं, ठीक है। हाँ। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, काई1 का फॉर्मूला क्या था, N1 अपॉन NT। यस सर। तो अगर N1 की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। अब अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो क्या ज़्यादा वेपर इकट्ठा होगा? हाँ, यस सर। अगर वेपर ज़्यादा बन रहा है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। देखिए, मोल फ्रैक्शन के बढ़ाने से क्या वेपर प्रेशर बढ़ रहा है? हाँ। तो मोल फ्रैक्शन के घटाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा। घटेगा। अब बताइए, अगर बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है तो हम उसको कौन सा रिलेशन बोलते हैं, डायरेक्टली, इनवर्सली? डायरेक्टली। क्या राउट्स लॉ आप समझ में आ गया आपको? यस सर। इस राउट्स लॉ में एक ट्विस्ट है जहां पे बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो क्या है, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट ऑफ Chi2। हाँ यस सर। डायरेक्टली हाँ, पी नॉट। हाँ, पी नॉट उसका कांस्टेंट है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, फिलहाल ये लाइन समझ में आई कि नहीं आपको? हाँ यस सर। अब समझिए, इसमें जो वेपर प्रेशर है वो ये वाला हिस्सा जो वेपर फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पर जो वेपर बन रहे हैं वो इस लिक्विड के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करता है।
अच्छा। यानी कि लिक्विड में अगर नंबर ऑफ मोल्स ढेर सारे हैं तो ढेर सारे का इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन हाँ। ढेर सारे का होगा तो बाहर जो प्रेशर होगा वो भी ढेर सारा हो जाएगा। हाँ। यानी कि बाहर का वेपर प्रेशर, बाहर का मतलब इस कंटेनर में जो लिक्विड के ऊपर का वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। बात समझ में आती है? हाँ, यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर लिक्विड के ऊपर का प्रेशर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है ना उस पर डिपेंड करता है। अगर लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स मान लो मैंने नॉन वोलेटाइल कर दिए पूरे, तो बताओ वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि नीचे का पार्टिकल ऊपर जाएगा ही नहीं। यानी ऊपर कितना वेपर है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि नीचे लिक्विड में कितने वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। क्लियर है? यस। पक्का कोई डाउट तो नहीं है? एक बार सर, ये राउंड को रिवाइज कर दीजिए। हाँ मैं कराऊंगा, परेशान होइए। ये बताइए पी क्या है? पी इज द वेपर प्रेशर। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये पी नॉट क्या है? कांस्टेंट। हाँ, ये हमारा कांस्टेंट है और हम इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट के सॉल्वेंट। जो मतलब दिया रहेगा जिसका पूछेगा हाँ उसका। हाँ, एकदम सही है। लेकिन अगर कभी आपसे मान लीजिए केवल पूछा जाए कंपोनेंट का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो सकता है। कौन होगा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बात समझ में आ गई? पक्का? हाँ। ठीक है, आइए मैं एक बार आपको नोट्स रिकॉल करा देता हूँ। आपको इतना सारा कुछ लिखना नहीं है, लिखने वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हुई है, नोट्स में आपको मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ कर लेंगे। देखिए ये तो मैंने समझा ही दिया था, नॉन वोलेटाइल वाला हमें नहीं पढ़ना है। चल देखिए, राउट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, अगर मैं सॉल्वेंट के लिए लिखूँ तो क्या मुझे P2 लिखना पड़ेगा? यस। तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2 और P2 का फॉर्मूला हो जाएगा P नॉट Chi2। क्या बोलिए, समझ में आता है? यस। चलिए आगे देखते हैं। ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट देखिए कैसा है? वोलेटाइल है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। दैट कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट की, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर हम किसके लिए लिख रहे हैं? सॉल्वेंट के लिए। इन द सॉल्यूशन, यानी कि लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर द सॉल्यूशन और उसका सिंबल मैंने यूज किया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यहाँ पर ON लगा लीजिएगा। बोलिए समझ में आया? जो राउट का है वो सॉल्वेंट के बारे में सब डिफाइन करता है कि नहीं, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो सॉल्वेंट के लिए डिफाइन करेंगे और सॉल्यूट की बात करूं तो सॉल्यूट का डिफाइन करेंगे। और पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? पार्शियल का मतलब कुछ हिस्सा। अब पार्शियल का मतलब देखिए क्या हुआ। अब जैसे मैंने ये लिया हमारा कंटेनर और इसमें हमारा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब इसमें कौन होगा? सॉल्यूट की सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्यूशन है दोनों होंगे। तो बताइए अगर मैंने कहा दोनों वोलेटाइल हैं तो यहाँ पर वेपर किसके इकट्ठा होंगे? सॉल्यूट के सॉल्वेंट के? दोनों के। अगर मान लीजिए मैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट पूरा होगा कि इसका एक छोटा सा हिस्सा होगा बस? छोटा सा हिस्सा। हाँ, उस छोटे से हिस्से को हम बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है। अभी समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं काई। हाँ, यस सर। और P इक्वल टू P नॉट एक्स, जहाँ P नॉट क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ सॉल्यूट यूज करेंगे तो यहाँ सॉल्यूट हो जाएगा, यहाँ अगर आप सॉल्वेंट यूज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। समझ में आ गया होगा? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, हमें एक ग्राफ बनाना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ।
और देखिए ध्यान से, सब ग्राफ आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बनाने सीखना है ना, इसलिए मैंने ग्राफ का नेचर सिखाया है। ग्राफ किसी किसी को बनाना है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। आप बताइए वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन पता है? राउट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। बोले सही है? यस। अगर मैं वेपर प्रेशर को P बोलूंगा और इस सिंबल को हटा दूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? P नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन। बोले समझ में आता है? यस। अब देखिए मैं ग्राफ कैसे बना रहा हूँ आपको सीखना होगा, क्योंकि आगे मैं ढेर सारा ग्राफ बनवाऊंगा और ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए, रटना नहीं है। जो ग्राफ एक तो याद करना होगा मैं बताऊंगा, बाकी हर ग्राफ आपको पता होना चाहिए कब कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर P जो है ना वो वेपर प्रेशर है, यहाँ पर वेपर प्रेशर कौन से एक्सिस पर है? वाई एक्सिस। तो क्या मैं P के जगह पर Y लिख सकता हूँ? यस। पक्का समझ में आया? हाँ। ये देखिए मोल फ्रैक्शन कौन से एक्सिस पर है? X। क्या मैं इसको X लिख लूं? और जैसे मैंने इसको X लिखा मैं इसको क्या बना लूंगा? M, क्योंकि मुझे याद आया कि y इक्वल टू mx का ग्राफ मैंने पढ़ा हुआ है। पता है ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सर ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओरिजिन से। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? m कैसा है? m की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे? ऊपर। ऊपर, यानी ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ये बन गया ग्राफ। आया समझ में? यस सर। क्या इस ग्राफ को हमें रटने की जरूरत है? नहीं है। अब समझिएगा, मैं यहाँ से एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा। अब समझिएगा, अगर मैं इधर बढ़ता जाऊँ एक्स एक्सिस पर तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। और अगर मैं पीछे आऊँ तो घटेगी। अगर मैं ओरिजिन पे बात करूँ तो बताइए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। जीरो। मोल फ्रैक्शन जीरो होने का मतलब उसके अंदर जो वोलेटाइल कंपोनेंट वो है ही नहीं, यानी सबके सब फिर क्या बच गए? नॉन वोलेटाइल। या फिर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन कहा, उस सॉल्यूशन में ए और बी थे और वो कह रहा है बताइए सी का वेपर प्रेशर क्या होगा? आप बताइए अगर एक सॉल्यूशन में सिर्फ ए और बी हैं तो यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा उसमें सी का वेपर प्रेशर कितना होगा? क्वेश्चन सर फिर से। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में मैंने ए और बी को मिक्स किया है, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ यहाँ जो वेपर इकट्ठा हुआ है उसमें वेपर प्रेशर ऑफ सी कितना होगा? तो आप बोलेंगे जीरो होगा। नॉन वोलेटाइल है या नहीं, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नहीं बताया, बस ऐसे पूछ रहा है, तो आप बोलोगे सर आंसर जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें सी तो है ही नहीं ना। आप सोचो इसमें ए और बी है तो यहाँ पे वेपर किसका होगा? ए और बी का। सी का तो नहीं हो सकता ना, सी तो है ही नहीं वहां पर। सी नहीं है तो सी का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो। अगर सी नहीं है तो सी का मोल फ्रैक्शन में कितना होगा? जीरो। जीरो। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पर आऊंगा क्या वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा क्या? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये ग्राफ देखो नीचे आ रहा है, जैसे आप ओरिजिन पाओगे यहाँ पे क्या 0,0 होता है? यानी कि अगर मोल फ्रैक्शन जीरो है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? जीरो होगा। क्या ये चीज हमें यहाँ से भी समझ में आती है? ये ग्राफ एकदम क्लियर हो गया। अगली चीज हमें इस ग्राफ का स्लोप देखने आना चाहिए। बताइए इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा? स्लोप क्या होता है? m। आप बताओ इसमें m की वैल्यू क्या है? m p नॉट है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। पक्का क्लियर है ग्राफ? ठीक। चलिए देखते हैं। ये हमारा ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो ये देखिए हमारा वेपर प्रेशर हो गया और ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन। देखिए ग्राफ का नेचर तो समझ में आ ही गया होगा। आप बताइए मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1। आपने पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के कितने होते थे? तो 1 होते थे। और आपको भी पता है फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू 100%। तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो बताइए वेपर प्रेशर का मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा? अब जब मान लीजिए जितने भी हमारे लिक्विड के कंपोनेंट हैं अगर सब के सब वेपर बन जाए
तो क्या उसी समय सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा? हाँ और वो तब पॉसिबल है जब अंदर का लिक्विड एकदम क्या होगा? प्योर वोलेटाइल। प्योर होगा, प्योर वोलेटाइल होगा। और अगर प्योर वोलेटाइल है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या पी नॉट लिखना सीखे हैं अभी हम लोग? हाँ यस सर। अब देखिए आपको ये पूरी ग्राफ क्लियर हुई। देखिए ये मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम आएगा। और वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट हो सकती है। अगर आपको चेक करना है आप कर सकते हो। आपको पता है पी की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? पी नॉट इंटू एक्स, बेसिकली मोल फ्रैक्शन। अभी आपने कहा कि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 1। तो जैसे मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। पी नॉट नहीं, पी नॉट हो जाएगी ना। यस। तो देखिए वेपर प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े अब। हाँ ठीक है, अगला है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल। अभी आप आइडियल का मतलब छोड़ दें, बस इतना अगर हो सके तो याद रखिए कि अगर मैं 2 ml सॉल्यूट को 4 ml सॉल्वेंट में मिला दूं और अगर 6 ml सॉल्यूशन बनता है, समझिएगा, तो उस वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। अभी बस इतने समझ लीजिए। आइडियल का मतलब उसमें जो हमारा कंजर्वेशन है ना वो वैलिड होगा। देखिए मैंने क्या मिलाया रिएक्टेंट में, मेरे पास 2 मिलीलीटर और 4 मिलीलीटर, दोनों का मिला के कितना हुआ? 6 ml। और अगर प्रोडक्ट का भी 6 ml है तो वैसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? यस। और अगर 6 से ज़्यादा या कम आता तो वो आइडियल नहीं होता, हम उनको बोलते हैं नॉन आइडियल। उनको क्या बोलते हैं? नॉन। वो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे हमें सिखाया जाएगा। अभी बस इतना जानते रहिए कि आइडियल का मतलब कंजर्वेशन का जो लॉ है वो वैलिड होगा। अब देखिए मेरे पास आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी का मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? 2, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। क्या पॉसिबल है कि दोनों के दोनों लिक्विड हो? हाँ यस सर। तो देखिए हम वही वाला केस पढ़े, वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स। अगर दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर जो ऊपर होगा उसमें किसका प्रेशर होगा? ए का, बी का? दोनों का होगा। दोनों का होगा। वेरी गुड। अब देखिए मेरे पास मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें लिक्विड ए और लिक्विड बी है और दोनों लिक्विड कैसे हैं? वोलेटाइल। तो यहाँ जो वेपर इकट्ठा हुआ है वो दोनों का किसका है? ए का और बी दोनों का है। तो अगर मैं टोटल प्रेशर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। हाँ। तो मेरा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ ए कैसे लिखेंगे? पी नॉट ए काई ए। देखिए वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बना था? पी नॉट इंटू काई। अब अगर मैं कहूँगा P1 की वैल्यू बताइए तो आप लिखेंगे P नॉट 1 काई 1। मैं कहूँगा PX की वैल्यू बताइए, X छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए कुछ और, इसको 2 मान लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे? P नॉट 2 इंटू काई 2। यस ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि बताइए PA की वैल्यू, तो PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? P नॉट A काई A। बताइए PB की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी नॉट बी हाँ तो काई बी। काई बी। ठीक है। पीबी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। और काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात समझ में आती है? यस सर। पीए क्या है? पीए वेपर प्रेशर ऑफ ए। ए। पी नॉट ए क्या है? सॉल्यूट। हाँ नहीं उसको छोड़ दीजिए, सॉल्यूट सॉल्वेंट छोड़ दीजिए। पी नॉट ए क्या है? वो है वो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ठीक है। हाँ। ये काई ए क्या है? सर जो नॉट है मतलब सॉल्यूट का पूछेगा तो सॉल्यूट का, या फिर हाँ। सॉल्वेंट को पूछेगा तो सॉल्वेंट का। हाँ सॉल्यूट का होगा तो सॉल्यूट का यूज करेंगे, सॉल्वेंट का होगा तो सॉल्वेंट का, जिसका होगा उसका यूज करेंगे। बस वो अगर पी नॉट है तो प्योर कंपोनेंट का है। बोले बात समझ में आ गई? जी। अब देखिए यहाँ पर यस सर। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। आया समझ में? यस सर। ए और बी का
ए का होगा पी नॉट ए काई ए और बी का होगा पी नॉट बी काई बी, दोनों को सम कर देंगे, टोटल प्रेशर आ जाएगा। यस इसका एक और रिलेशन है टोटल वेपर प्रेशर का, मैं इस लिखता हूँ पी का, आया है पी ए प्लस पी बी। पी क्या है हमारा टोटल वेपर प्रेशर, पी ए क्या है वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या है वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी आएगी, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। बोले समझ में आता है? यस सर। मुझे पता है कि काई ए प्लस काई बी की वैल्यू कितनी आती है, 1। अगर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है, 1। यस सर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से काई ए की वैल्यू निकालूं तो बताइए क्या होगा, 1 माइनस काई बी। हाँ अब मैं अगर इसको पुट करूं तो देखो मुझे क्या मिल जाएगा, पी नॉट ए, काई ए को मैं हटा रहा हूँ, अब काई ए की जगह पे क्या लिखूंगा, 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। यस सर। तो देखो इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। आया क्या? सर तो P की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ P नॉट A। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर काई भी कॉमन हो जाएगा। हाँ अगर मैं काई भी कॉमन कर लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 नहीं P नॉट B माइनस P नॉट पी A। नॉट ए। बोले समझ में Yes. आता है? यस सर। ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर दोनों का। किसके टर्म में है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के टर्म में है। अगर मुझे ए के टर्म में निकालना होगा तो निकाल पाएंगे? हाँ निकाल लेंगे। बस यहाँ पर मैंने क्या था, काई ए की वैल्यू डाली है, अगर मुझे काई ए रखना है तो मैं वैल्यू किसकी डालूंगा, काई बी की, और वो कितना होता है 1 माइनस काई ए। पहले बात मेरी बोली समझ में आई कि नहीं आपको? हाँ ये आ गई ना? मैंने यहाँ पर काई ए की वैल्यू डाली है तो काई बी में आ गया रिलेशन। अगर मुझे काई ए में रिलेशन चाहिए यानी कि मुझे किसको हटाना पड़ेगा, काई बी को। हाँ तो आप घर से इस होमवर्क को करके आएंगे, ठीक है? ठीक। आप ऐसा रिलेशन Yes. बना के आएंगे, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आज की लेक्चर Yes, समझ sir. में आया आपको? हाँ यस सर आए। ठीक है, और वो जो इक्वेशंस मैंने कराए हैं आप उसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ठीक। ओके बाय।